नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वैदिक ज्योतिष का महत्वपूर्ण अंग है और मेरा पसंदीदा विषय है, जिसको हम कहते हैं नवमास कुंडली। दोस्तों नवमास कुंडली वैदिक ज्योतिष का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना हम वैदिक ज्योतिष से संबंधित ज्ञान को पूर्ण नहीं समझेंगे। अगर किसी कुंडली का विश्लेषण करना होता है तो नवमास कुंडली का विश्लेषण उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी लगन कुंडली का विश्लेषण होता है। और दोस्तों मैं तो मानता हूँ या मेरा मानना है कि जो लगन कुंडली है वो एक पेड़ है और जो नवमास कुंडली है वो उस पर लगने वाला फल है। और अगर लगन कुंडली पेड़ है तो नवमास कुंडली अगर उस पे लगने वाला फल है तो फल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा पेड़ से, क्योंकि सभी को पेड़ से फलों की ही आशा होती है और मीठे फलों की ही आशा होती है। ऐसे ही नवमास कुंडली को भी आप ऐसा समझिए कि अगर नवमास कुंडली में ग्रह बलवान है, लगन कुंडली में अगर ग्रह किसी भी स्थिति में बैठा है और नवमास कुंडली में वो ग्रह बलवान है तो उस ग्रह को आप बलवान समझिए, क्योंकि फल तो नवमास कुंडली ने ही देना है ना। जो मीठा फल है या कड़वा फल है या खराब फल है ये नवमास कुंडली ही बताएगी। और नवमास कुंडली का दोस्तों बहुत बढ़िया ये अंग भी है कि वो मीठा फल देने वाली है, खराब फल देने वाली है या खट्टा फल देने वाली है, ये नवमास कुंडली बता भी देती है। और ये कैसे बताती है मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूं। जैसे नवमास कुंडली में दोस्तों ग्रह को देखने के 4 नियम हैं। पहला नियम होता है कि जो ग्रह लगन कुंडली में बैठा है वो नवमास कुंडली में क्या अपनी राशि में है वो, यानी कि स्वनवास में है, अपनी नवास में है। दूसरा नियम होता है पुष्कर नवास, यानी कि जो ग्रह लगन कुंडली में जहाँ पर बैठा है वो क्या पुष्कर नवास में बैठा है। पुष्कर नवास में बैठा हुआ ग्रह भी बलवान कहा जाता है। उसके बाद तीसरा नियम होता है कि जो ग्रह कहीं पर लगन कुंडली में बैठा है क्या वो ग्रह वर्गोत्तम नवास में है, नवास कुंडली में वर्गोत्तम है। और चौथा नियम होता है कि जो ग्रह लगन कुंडली में कहीं पर बैठा है क्या वो उच्च के नवास में है, अपनी उच्च राशि में है। ये 4 नियम ही फल बता देते हैं कि फल मीठा है इस ग्रह का या इस ग्रह का फल खट्टा है। अगर इन चारों नियमों में से किसी भी नियम पर ग्रह सही तरह से नहीं बैठ रहा तब आप समझ लिए कि वो फल खराब है, क्योंकि फिर बाकी बच गई शत्रु राशि, बाकी बच गई नीच राशि, है ना, नवमास की। तो वो इन राशियों में बैठा होगा, शत्रु राशि में या नीच राशि में, तो वो शुभ फल देने में असक्षम है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज का विषय है नवमास कुंडली क्या है और क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नवमास कुंडली के बारे में अभी बता चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि लगन कुंडली में जो ग्रह बैठा होता है वो किस पोजीशन में सबसे पहले नवमास में हम देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो अपने नवमास में है। अब मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ। अगर लगन कुंडली में कोई भी ग्रह
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 9 के 9 ग्रहों में से लगन कुंडली में कहीं पर भी बैठा है वो ग्रह, राहु केतु की अपनी राशि नहीं होती है, इसलिए राहु केतु को इस पॉइंट पे हम नहीं जोड़ेंगे। मगर बाकी जो 7 ग्रह बचे हैं, क्या लगन कुंडली में वो जिस राशि पर भी बैठे हैं, हमने ये देखना है कि नवमास कुंडली में क्या वो अपनी राशि में हैं। जैसे मंगल के लिए मेष और वृश्चिक, बुध के लिए मिथुन और कन्या, बृहस्पति के लिए धनु और मीन, शुक्र के लिए वृषभ और तुला, और शनिदेव के लिए मकर और कुंभ। क्या ये ग्रह अपनी खुद की राशि में नवमास कुंडली में बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो वो स्वनवाश कहलाएगा, और यहाँ पर भी ये बलवान होकर बैठे हैं। इसके बाद दूसरे नवांश में हम लेते हैं उच्च का ग्रह। लगन कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में बैठा हुआ है, अब हमने ये देखना है क्या नवमास कुंडली में वो उच्च का बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो वो उच्च का कहलाएगा। अगर नीच का भी लगन कुंडली में बैठा है और नवमास में उच्च का बैठ गया तो वो उच्च का ही कहलाएगा, वो उच्च का फल ही देता है। तो दोस्तों ये 2 नियम हो गए। इसके बाद जो तीसरा नियम आता है और चौथा नियम आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो आज बोर्ड पर भी मैं तीसरा नियम आपको समझाने जा रहा हूँ। तीसरा नियम होता है दोस्तों पुष्कर नवांश। मेरे अनुभव में आया है कि पुष्कर नवांश में बैठा हुआ ग्रह बहुत शुभ फल करता है। कम से कम वो अपनी जो मारक तत्व होते हैं वो नहीं देता है, वो जातक की रक्षा करता है, और अपनी दशा महादशा में वो उन्नति कारक भी होता है। और जिंदगी में जैसे बुराइयों से बचाना और सद्बुद्धि की ओर, अच्छे रास्ते की ओर लेके चलना, ये करता देखा गया है और एक रक्षा कवच बनाता देखा गया है पुष्कर नवांश में बैठा हुआ ग्रह। अब मैं आपको बताऊंगा कि पुष्कर नवांश में कैसे देखा जाता है कि पुष्कर नवांश में हमारा ये ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा। बाकी दोस्तों जो मैंने पहले 2 चीज़ें बताई हैं कि अपनी राशि का और उच्च राशि का, वो तो आप सभी लोग ऑलमोस्ट जानते ही हैं कि हर ग्रह की अपनी अपनी राशि कौन सी है और हर ग्रह की उच्च राशि कौन सी है। अगर फिर भी आप कहें तो मैं बता देता हूं। मैं अपनी राशियां तो बता चुका हूं ग्रहों की, अब मैं बता देता हूं उच्च राशि कौन सी होती है। दोस्तों सूर्य की उच्च राशि होती है मेष राशि, चंद्रमा की उच्च राशि होती है वृषभ राशि, मंगल की उच्च राशि होती है मकर राशि, बुध की उच्च राशि होती है कन्या राशि, गुरु की उच्च राशि होती है कर्क राशि, शुक्र की उच्च राशि होती है मीन राशि, शनि की उच्च राशि होती है तुला राशि, राहु की उच्च राशि होती है मिथुन राशि, और केतु की उच्च राशि होती है धनु राशि। और राहु केतु की उच्च राशि में एक ऐसा समझ लीजिए कि एक भिन्न या एक अंतर माना जाता है। कई लोग राहु की उच्च राशि वृषभ को मानते हैं और केतु की उच्च राशि वृश्चिक को मानते हैं, मगर मैंने अपने अनुभव से मिथुन राशि और मिथुन राशि में राहु को उच्च का फल देते देखा है और धनु राशि में केतु को उच्च का फल देते देखा है। इसलिए मैं मिथुन राशि में राहु को उच्च बता रहा हूँ और धनु राशि में केतु को उच्च बता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम बात करते हैं पुष्कर नवांश की। दोस्तों पुष्कर नवांश में अगर लगन कुंडली में अगर आपका कोई भी ग्रह मेष सिंह धनु में बैठा है, यानी कि लगन कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में वही ग्रह तुला राशि और धनु राशि में आ गया, तो ये पुष्कर नवांश में है।
आप समझ लीजिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। लगन कुंडली में मेष सिंह धनु में बैठा ग्रह नवमाश कुंडली में तुला और धनु में, तुला या धनु में आ गया तो वो पुष्कर नवमाश में है। ठीक है। इसके बाद और ये अग्नि तत्व राशियां होती हैं, मेष सिंह धनु अग्नि तत्व राशियां हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अग्नि तत्व राशियों में बैठा हुआ ग्रह लगन में अगर वो नवमाश में तुला और धनु में आता है तो वो पुष्कर नवमाश में होता है। इसके बाद पृथ्वी तत्व आता है वृष कन्या मकर। वृष कन्या मकर में लगन कुंडली में वृष कन्या मकर में कोई ग्रह बैठा होता है और वो नवमाश कुंडली में वृषभ और मीन राशि में आता है तो वो पुष्कर नवमाश में होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पृथ्वी तत्व राशियाँ लगन कुंडली में जो होती हैं वो वृषभ कन्या मकर होती हैं। लगन कुंडली में वृषभ कन्या और मकर राशि में जो भी ग्रह बैठा है और वो नवमाश कुंडली में वृषभ और मीन में आ गया, वृषभ या मीन में आ गया तो वो पुष्कर नवमाश में होगा। वृष कन्या मकर में लगन कुंडली में बैठा हुआ ग्रह नवमाश कुंडली में वृष और मीन राशि में, इन दोनों में से एक राशि में आ गया तो वो पुष्कर नवमाश में होगा। दोस्तों इसको समझने में मुझे भी बहुत देर लगी थी, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को समझ आ जाए जल्दी, क्योंकि ये थोड़ा जो विषय है ये गंभीर विषय है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों वायु तत्व राशियाँ होती हैं मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला, कुंभ राशि में लगन कुंडली में मिथुन, तुला, कुंभ राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है और वो नवमाश कुंडली में वृषभ राशि या मीन राशि में आ गया तो वो पुष्कर नवमाश में कहलाएगा। इसके बाद जल तत्व राशियाँ होती हैं कर्क, वृश्चिक, मीन। लगन कुंडली में कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है और नवमाश कुंडली में वो कर्क या कन्या राशि में आ गया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लगन कुंडली में जल तत्व राशियों में कर्क, वृश्चिक, मीन में कोई ग्रह बैठा है और वो नवमाश कुंडली में कर्क या कन्या राशि में आ गया तो वो पुष्कर नवमाश में कहलाएगा। दोस्तों पुष्कर नवमाश के बारे में बता चुका हूँ कि पुष्कर नवमाश में बैठा ग्रह रक्षा कवच बना देता है। ऐसे इंसान को अगर इस ग्रह की दशा चल रही है तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, उसको सपोर्ट मिलती है और वो उन्नति करता है और कामयाबी के रास्ते पर चलता जाता है। और पुष्कर नवमाश आसानी से रिजल्ट देता है, आपको हर काम आसानी से करवा देता है। जैसे किसी ग्रह ने अपना प्रॉमिस किया है, पुष्कर नवमाश में बैठा है और उसका कुंडली में प्रॉमिस है शादी का, तो वो दोस्तों आसानी से शादी करवा देगा। मतलब कि आपको पता भी नहीं लगने वाला कब रिश्ता पक्का हुआ और कब फटाक से हफ्ते में शादी हो गई। तो ये पुष्कर नवमाश का फल होता है। बाकी अलग अलग, जैसे कोई मकान लेना चाहता है या कोई किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपने देखा होगा फटाक से झट से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको भी खुद को भी नहीं पता लगता कि हमारा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ पुष्कर नवमाश करता है। अब चौथा नियम दोस्तों होता है वर्गोत्तम नवमाश। ये भी बड़ा गजब का नियम है और मैं वैसे ही नहीं, मैंने पहले बोला कि मेरा पसंदीदा विषय आज ही निकला है कि नवमाश कुंडली। मैं वैसे ही नहीं नवमाश कुंडली को अपना पसंदीदा विषय मानता हूँ, ये है भी कमाल का विषय है। और ना जो वर्गोत्तम ग्रह होता है वो होता है जब लगन कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठा है और नवमाश कुंडली में भी उसी राशि में बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम है, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो। मान लीजिए लगन कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, सूर्य तुला का है और नवमाश कुंडली में भी तुला का ही है, मंगल
कर्क का है और नवमाश कुंडली में भी कर्क का ही है। ऐसे बाकी जो ग्रह होते हैं नीच राशियों में है और नवमाश कुंडली में भी उसी राशि में है, तो वो वर्गोत्तम कहलाएगा। और इसके साथ एक चीज़ और जोड़ दीजिए, अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है और नवमाश कुंडली में भी उच्च का ही है, तो वो सर्वोत्तम कहलाएगा। वर्गोत्तम से भी ऊपर का ओहदा सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम ग्रह तो कमाल कर देता है जनाब। सर्वोत्तम ग्रह में तो मैंने देखा है कि वो दुनिया जीत लेने वाली ताकत रखता है अपनी दशा में। ऐसा बंदा तो हार मान ही नहीं सकता, और इसके जय जयकार के डंके ऑलमोस्ट देश दुनिया में बजते हैं। तो ये विषय होता है नवमाश कुंडली का। और दोस्तों बहुत कुछ बताने की इच्छा है इसमें, मगर आपको पता है मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं फिर किसी दिन इसी विषय पर और आपको जानकारी दूंगा। तो अच्छा, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।